नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन सी खबरें हैं बड़ी, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी। कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। राज्यसभा में बिहार एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के बीच उपसभापति ने कहा, अदालत में विचाराधीन विषय पर नहीं हो सकती चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को बताया अराजकवादी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मजबूत नेतृत्व के लिए पीएम मोदी का हुआ भव्य अभिनंदन। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पीएम ने विपक्ष के नैरेटिव को किया ध्वस्त। ईडी के सामने उद्योगपति अनिल अंबानी की पेशी आज। दिल्ली हेडक्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी जा रही है रांची स्थित आवास पर श्रद्धांजलि। पैतृक गांव नेमरा में होगा अंतिम संस्कार। झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। और आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस के बीच बातचीत जारी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति का यह दौरा दोनों देशों के बीच नई दौर की शुरुआत है, जिसमें और नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की संभावना है। उनकी यह यात्रा भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इससे पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति जूनियर का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। फिलीपींस के राष्ट्रपति की यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत फिलीपींस के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नए दौर की शुरुआत होगी, जिसमें और नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति की ये यात्रा भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। It is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Where we used to refer to the Asia-Pacific region, we now refer to as the Indo-Pacific region, which is I think, a correct evolution of that understanding because of the global nature of all of politics and of all of trade and all of the economy. And to build upon what we already have had, but certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. और भारत दौरे पर पहुंचे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर ने आज सुबह महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्हें राजघाट समिति द्वारा महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें, महात्मा गांधी की एक प्रतिमा और चरखा भी भेंट किया गया।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उपसभापति ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा भंग ना करें। ये पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा पर आंच ना आने दें। इसके अलावा उपसभापति ने कहा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही सरकार को जवाबदेही बनाने और लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के औजार हैं, लेकिन विपक्ष के लगातार व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 41 घंटे 11 मिनट गवा चुके हैं। वहीं एसआईआर पर राज्यसभा के उस नियम के बारे में भी जानकारी देते हुए उपसभापति ने कहा कि ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो कि कोर्ट के अधीन विचाराधीन है। इसके अलावा राज्यसभा में उपसभापति ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस को खारिज किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन को गुमराह किया है। इसके अलावा नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को अराजकतावादी करार दिया। लोकसभा में मानसून सत्र के 12वें दिन आज कार्यवाही शुरू होने पर शिबू सोरेन सहित 3 दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के दौरान आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से एक बार फिर संसद की कार्रवाई चलने देने का आग्रह किया। उसके बाद भी गतिरोध खत्म नहीं होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। में आइए बात करते हैं मॉनसून सत्र की। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई की राज्यसभा की बात की जाए तो विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उपसभापति ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा भंग न करें। ये पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा पर आंच न आने दे। इसके अलावा उपसभापति ने कहा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही सरकार को जवाबदेही बनाने और लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के औजार हैं, लेकिन विपक्ष के लगातार व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 41 घंटे 11 मिनट गवा चुके हैं। वहीं एसआईआर पर राज्यसभा के उस नियम के बारे में भी उपसभापति ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो कि कोर्ट के अधीन विचाराधीन है। इसके अलावा राज्यसभा में उपसभापति ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस खारिज किए। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को YSRCP के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। प्लीज नहीं, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लीज सदन को हम सबको मिलकर गरिमा के साथ चलाना है। आप मेरी बात सुने प्लीज।
क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन को गुमराह किया है। इसके अलावा नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को अराजकतावादी करार दिया। खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया। उधर लोकसभा में मानसून सत्र के 12वें दिन आज कार्यवाही शुरू होने पर शिबू सोरेन सहित 3 दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के दौरान आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से संसद की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। उसके बाद भी गतिरोध खत्म नहीं होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन को चलाने का माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि लद्दाख में हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सुरंगों और दर्रों पर लगातार काम चल रहा है। अब लद्दाख में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जोंजिला सुरंग और सिंगोला सुरंग परियोजना बहुत प्रगति पर है। कनेक्टिविटी और इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए 23 हेलीपैड और 2 हैंगर का निर्माण कराया गया है, ताकि उस बर्फबारी की स्थिति में एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह लोगों को सहायता भी दी जा सके और आवश्यक वस्तुओं को भी हम चाहे वो इमरजेंसी का हो उसको हम वहाँ ले जा सके, पहुँचा सके। लंबी दूरी की सीमा संपर्कता जैसे कि दौलत बेग, ओल्डी, चुशुल और पेंगोंग झील, डेम जोक आदि तक सड़कों की देखभाल की जा रही है, ताकि सर्दियों के मौसम में भी यातायात सुगम रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पास किया गया और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई और उनका अभिनंदन किया गया।
और एनडीए संसदीय दल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन किया और एनडीए की जर्नी के बारे में अपनी बात रखी, साथ ही कैसे गठबंधन को आगे ले जाना है उस पर भी अपने विचार रखे। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। और इस खबर पर और बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एनडीए संसदीय दल की बैठक एक अहम समय हो रही है, हम देख रहे हैं तीसरा हफ्ता चल रहा है, मॉनसून सत्र का लगातार विपक्ष का व्यवधान है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर का धन्यवाद और अभिनंदन प्रधानमंत्री का किया तमाम सांसदों ने, लेकिन बड़ा मसला गतिरोध को लेकर भी है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में किस तरह के एक तरह से निर्देश भी दिए और संसदीय मॉनसून सत्र चले कैसे, उसमें सत्ता पक्ष के लिए क्या कुछ एक तरह से हिदायतें और सलाह रही? देखिए, एनडीए के सांसदों को कई कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। किस तरह से हम जानते हैं कि 15 अगस्त आ रहा है और बीजेपी और एनडीए जो एक अभियान चलाती रही है हर घर तिरंगा, किस तरह से उस पर एनडीए के कार्यकर्ता वो इस अभियान से जुड़े, इस बात की पूरी जानकारी दी गई है। आज की जो बैठक हुई उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर, बैठक में कहा गया कि ये टिप्पणी और जो हिदायत है राहुल गांधी को, वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि उन सारे विपक्ष के नेताओं जो संसद में हंगामा करते हैं उनके लिए भी एक तरह से देखें तो उन्हें सबक लेना चाहिए इस बात को लेकर कि जो हंगामा है संसद के अंदर जिस तरह से एक रुख रहता है या फिर बाहर जो बयानबाजी होती है बिना तथ्यों के, उस पर दरअसल एक स्पष्ट रुख रखा गया है। और आज की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो अब तक के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लगातार गृह मंत्री रहने का उनका जो रिकॉर्ड बना, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा की मांग की थी विपक्षी दलों ने, और उस पर बैठक में कहा गया कि दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर विपक्ष को ये जानना चाहिए कि ये एक ऐसा विषय है, देशभक्ति का विषय, जिस पर बीजेपी के नेता भरपूर बोलते हैं और उस पर वो बहुत तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए था कि उसे एक बैकफुट पर आना पड़ेगा। तो ये भी चर्चा आज की इस बैठक में हुई है। और साथ ही साथ विपक्ष को एक नसीहत देने की बात हुई है कि उन्हें जो संसद में जो गतिरोध करते हैं उसको लेकर उनको सबक लेना चाहिए कि इस तरह का अड़ियल रवैया ना अपनाएं। ये भी एक चर्चा हुई है। हमने देखा कि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो सदन में गतिरोध है उसको लेकर भी विस्तार से मीडिया से बातचीत की और जानकारी दी। शैलेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर के मोर्चे पर तो जिस तरह से विपक्ष लगातार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, 2 हफ्तों में ये बहुत साफ हो गया और दोनों सदनों में चर्चा के बाद कि एक सामूहिक रणनीति सरकार और एनडीए की जो रही, उसने इस मोर्चे पर विपक्ष को एक तरह से कॉर्नर किया है। लेकिन बड़ा मसला एसआईआर को लेकर है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑब्जर्वेशन का, और उस पूरे मसले पे राहुल गांधी के लिए ये कहना कि कोई भारतीय इस तरह के बयान नहीं देगा, जब अगर सीमा पर किसी तरह का विवाद चल रहा हो तो कोई भारतीय इस तरह का बयान नहीं देगा। लीडर ऑफ अपोजिशन होने को लेकर भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीखी टिप्पणी में यह संदेश दिया कि यह जिम्मेदाराना बयान नहीं है राहुल गांधी का। ऐसे में एसआईआर को लेकर अब जो गतिरोध है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है चुनाव आयोग एक संविधान संस्था है, इसके बारे में चुनाव आयोग कहेगा और नियमों के तहत सदन के भीतर इस मामले को लेकर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष एकजुट है, हर दिन व्यवधान हो रहा है। उपसभापति राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष दोनों ही एक तरह से पदों पर बैठे, सभापति और उपसभापति और अध्यक्ष रोज एक तरह से नसीहत दे रहे हैं। तो
प्रधानमंत्री की तरफ से सांसदों को क्या मंत्र रहा इस मसले को हैंडल करने के लिए? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर हम जानते हैं कि एनडीए की बैठक में इस बात को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की। शैलेंद्र, आपको रोकते हैं और सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस। Your Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. I welcome you to this ceremony where we shall witness some examples of India-Philippines bilateral cooperation. These are by the way of exchange of MOUs, declarations, terms of references, treaties, cooperation program and joint release of a postal stamp. First, we shall witness the exchange of two documents. These are the Declaration on the Establishment of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines and the Plan of Action for Implementation of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines, 2025-2029. These would be exchanged together by Her Excellency Ms. Teresa Lazaro, the Secretary of Foreign Affairs from Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Ministers, please. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of three documents. These three are the terms of reference between the Indian Air Force and the Philippine Air Force on air staff talks, the terms of reference between the Indian Army and the Philippine Army on the Army-to-Army staff talks, and the terms of reference between the Indian Navy and the Philippine Navy on the Navy-to-Navy talks. These will be exchanged all at once by His Excellency Mr. Gilberto Teodoro Jr., the Secretary of National Defense on Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Thank you, Ministers. Next, we have exchange of two more documents together. These are the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines, and the Treaty on Transfer of Sentenced Persons between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines. These will be exchanged together on the Philippine side by His Excellency Mr. Jesus Crispin Remulla, Secretary for Department of Justice, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of program of cooperation in the field of science and technology for the period 2025-2028 between the Department of Science and Technology of the Republic of India and the Department of Science and Technology of the Republic of Philippines. These would be exchanged on the Filipino side by His Excellency Mr. Renato Solidum Jr., the Secretary for Science and Technology, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. We next have the exchange of the implementation program between the Department of Tourism of the Government of Republic of Philippines and the Ministry of Tourism of the Government of Republic of India on Tourism Cooperation 2025-2028. This would be exchanged on the Philippines side by Her Excellency Cristina Frasco, Secretary for Tourism, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. We next have the exchange of the Memorandum of Understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines on the cooperation in the field of digital technologies.
These would be exchanged on the Philippine side by His Excellency Mr. Henry Royal Aguda, Secretary for the Department of Information and Communication Technology on the Philippine side, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of the Statement of Intent between Indian Space Research Organization, Republic of India, and the Philippine Space Agency, Philippines, on cooperation on the peaceful uses of outer space. This would be exchanged on the Philippine side by Dr. Gay Jane Perez, Deputy Director General of Space Sciences and Technology, Philippine Space Agency, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary, Minister of External Affairs. Thank you, Secretaries. Next, we have the exchange of terms of reference for enhanced maritime cooperation between the Indian Coast Guard and the Philippine Coast Guard. This would be exchanged on the Philippine side by Admiral Ronnie Hale Gavan, Commandant Philippine Coast Guard, and on the Indian side by Shri Rajesh Kumar Singh, Defense Secretary. Thank you, sir. And the last document to be exchanged today is the cultural exchange program between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Philippines. This would be exchanged on the Filipino side by Mr. Victorino Manalo, Chairman, National Commission for Culture and Arts, and on the Indian side by Shri P. Kumran, Secretary East, Ministry of External Affairs. Thank you, sir. We shall now witness the joint virtual release of postal stamps from the two countries commemorating the 75th anniversary of India-Philippine diplomatic relation. I request the leaders to jointly press the green button, please. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to command the rest of the proceedings. Thank you. Namaskar and good afternoon. Your Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, मबूहाय। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष भारत और फिलीपींस अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस संदर्भ में उनकी यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से है। फिलीपींस की रामायण, महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प है, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने
और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वाराणसी में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है। यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे और फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। आज संपन्न किए गए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी
और महासागर विजन में फिलीपींस एक अहम साझेदार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। अगले वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता करेगा। इसकी सफलता के लिए हम पूरा सहयोग देंगे। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड द फिलीपींस आर फ्रेंड्स बाय चॉइस and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming Salamat po. Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, our friends from the media, Namaskar. A pleasant day to all. It is but fitting to begin with words of profound gratitude. Thank you, Excellency, our friend and host, Prime Minister Narendra Modi ji, for receiving us so graciously and hospitably on this state visit. It is my great pleasure to be in India. This sojourn makes me the 5th Philippine president to undertake a visit to this great country, and indeed in the footsteps of my very own father, who was the first Philippine president to visit India in 1976. As emissaries of our people, I bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047. Under Prime Minister Modi's guiding hand. I come at a crucial juncture in our bilateral partnership. Today, our relationship enters a new epoch as Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, India becomes only the 5th strategic partner for the Philippines. This new apex attests as much to the remarkably rapid growth, broadening and deepening of our 75-year-old bilateral relationship, the possibilities represented by the strong upward trajectory of our two economies, as it does to the growing alignment of our interests and views on the challenges and imperatives of our time. This was also the auspicious context in which Prime Minister Modi and I engaged in far-reaching, productive and forward-looking discussions this past hour. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security. We expressed satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. We concurred that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defense establishments. So we have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and Coast Guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. The economic sphere has been a steady engine driving our ties for 7+ decades. True to our strategic partnership, Prime Minister Modi and I have charged our economic teams to shepherd our commerce, now at the $3.3 billion in the last year,
towards a continued upward trajectory and expanded baskets of goods. To this end, we have decided to expedite the work that we are doing to forge a bilateral preferential trade agreement. We looked at leveraging mutual opportunities to boost two-way investment. Our fast-growing, innovative private enterprises will play an important role in our common march towards progress and development, facilitating innovation, technology transfer, and upskilling, and generating employment for our people. For over a millennium, civilizational, cultural, and people-to-people ties have bridged our geographic distance. They will continue to be the enduring foundation of our friendship, and we will enact policies to make sure that this is so. In this respect, I reiterated our introduction of a visa-free country entry privileges and extended our invitation for more Indian tourists to visit the Philippines. I thank Prime Minister Modi in turn for the introduction of a scheme to grant visa free of charge to Filipino tourists traveling to India. We welcome the resumption of direct flights from October this year and renewed our commitment to sustaining and expanding such direct air connectivity. Sea lines of communication crisscross the Indian Ocean. Maritime trade to and from the Far East and the Pacific through the Indian Ocean has and continues to underpin our prosperity and our people's aspirations that they have held for centuries. Safe navigation and security are important, especially for Filipino seafarers who are on almost every ship plying these historic and strategic sea lanes. I again thank the Indian people and the brave men and women of the Indian Navy through Prime Minister Modi for your kind rescue of our nationals in 2024 after a Houthi rebel attack. We recognize India's influence as first responder role in this critical area, and we want to work with you for a free and open Indo-Pacific. We both have high stakes in the future of our Indo-Pacific region and in the world. The Philippines-India strategic partnership will doubtless resonate beyond the confines of our bilateral relationship. Prime Minister Modi and I have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns: a free, open, and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security, countering terrorism, and other traditional and non-traditional threats. Relative to the maritime sphere, I thank Prime Minister Modi once again for India's support for the peaceful settlement of disputes and adherence to international law, especially the UNCLOS and the 2016 award in the South China Sea arbitration. As incoming chair of ASEAN for 2026, as current coordinator as well for ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership, I thank Prime Minister Modi for his government's support for ASEAN, its unity and centrality, and our chairmanship in 2026. Let me close by once again thanking Prime Minister Modi, President Draupadi Murmu, and the Indian government and people for your great hospitality and the devotion shown to our relation. Indeed, today we herald a new era of closer, multidimensional, and impactful engagement between the Philippines and India. Mabuhay. Maraming salamat. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मार्केस के बीच डेलीगेशन लेवल की टॉक हुई। उसके बाद दोनों ही देशों के बीच 9 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे जिन्हें लेकर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फिलीपींस के संबंधों को अब रणनीतिक साझेदार के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। क्या बड़ी बातें रहीं प्रधानमंत्री के संबोधन की। दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत इसके साथ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में संवाद और सहयोग दोनों संबंधों का
आधार है। दोनों देशों के संबंधों का आधार संवाद और सहयोग है। प्रधानमंत्री ने कहा, सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत हुई है और उसके बाद 9 ऐसे क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि रणनीतिक साझेदार का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। भारत के इस निर्णय का राष्ट्रपति मार्कोस ने स्वागत किया। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा समय में $3 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है, जिसे और ज्यादा करने की प्रतिबद्धता दोनों देशों ने जताई है। विज्ञान तकनीक क्षेत्र में संयुक्त शोध जारी रहेगा। आज के समझौते इसे और गति देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाएंगे। कई नए क्षेत्रों को सहयोग के जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति का आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की भी निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के संबंधों को लेकर कहा कि हम फ्रेंड्स बाय चॉइस हैं और पार्टनर्स बाय डेस्टिनी हैं। तो एक तरह से एक बड़ा संकेत देते हुए कि नियति ने भारत और फिलीपींस को एक साथ जोड़ा है। दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक और आवश्यक है और मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर भी आज समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है। इंडियन ओशियन टू पैसिफिक, वी आर यूनाइटेड बाय वैल्यूज। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक में एक सुरक्षित और शांति कायम करने के लिए भी भारत और फिलीपींस स्वाभाविक सहयोगी हैं, साझेदार हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन में फिलीपींस अहम साझेदार है। और दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान से पहले डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हैं और नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में तमाम उन विषयों की चर्चा हुई, उन क्षेत्रों की चर्चा हुई जिसमें भविष्य में सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोनों ही देशों ने जाहिर की। और इसी प्रतिबद्धता को देखा कि 9 ऐसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और समझौते हुए हैं जिन्हें लेकर आने वाले समय में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह से इसकी समय सीमा 2025 से 2028 तय की गई। एक्सेलेंसी, आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इसमें व्यापार, डिफेंस, मैरीटाइम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अगले 5 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। एक्सेलेंसी, जुलाई 2027 तक फिलीपींस आसियान में भारत का
कंट्री कोऑर्डिनेटर है। 2026 में आप आसियान चेयर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हमें विश्वास है कि फिलीपींस के नेतृत्व में भारत आसियान रिश्तों को भी और मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, वैसे हम अभी जब बैठे थे तो करीब करीब सभी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं इसे ज्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ओपनिंग रिमार्क्स हमारे लिए इन विषयों को आगे ले जाने में काम आएगा। Thank you, Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, the members of the Philippine and Indian delegations, good morning. It is a great delight to be in India as I follow in the footsteps of 4 of my predecessors whose ranks, I am proud to say, include my father, who was the first Philippine president to come to India in 1976. I extend my compliments on India's remarkable achievements under your guiding hand, Mr. Prime Minister. Landing in Delhi, the evidence of rapid transformation and the energy of the world's 4th largest economy are readily palpable. I also extend my heartfelt appreciation, Mr. Prime Minister, for the hospitality and the honor you and your government have extended to me and the First Lady and our entire delegation. This morning's gracious welcome rites were a gesture of friendship that impressed on us the centuries-old civilization ties and kinship between our two peoples. I wish also to take this opportunity to thank you once again for previously approving our request for exemption from India's export ban on the non-basmati rice. It's a subject we touched on. It has been lifted, and we look forward to more exchanges on this vital commodity for the Filipino people. Our cooperation's tempo has increased in the last few years, and in security and defense, in trade, investments, health, and other fields of endeavor. I am elated therefore, today we further ratify this friendship by elevating it into a full-fledged strategic partnership. Even before the relationship of formal diplomatic recognition in 1949, there has certainly been long-standing trade and cultural links between our two countries. The Philippines and India continue to share values, interests, and concerns that have impacted our respective national security, particularly given the geopolitical developments on both the regional and international levels. Given these shared concerns, it is but natural for our two countries to intensify our partnership and to find ways to counter such security concerns. Our meeting today marks the high point of the 75th anniversary of our diplomatic ties, which will herald the future and a bright future of our bilateral journey. It is fitting that our very first meeting as strategic partners, and I look forward to our productive discussions and assure you of my commitment to work with you today and in the years ahead. Thank you, Mr. Prime Minister. तो दोनों ही नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों ही नेताओं ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस बात को जाहिर किया कि भारत और फिलीपींस के संबंध राष्ट्रपति मार्कोस की इस यात्रा के साथ अब रणनीतिक साझेदार के स्तर पर चले गए हैं और रणनीतिक साझेदार होने के साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में, मैरीटाइम कोऑपरेशन के क्षेत्र में कई बड़े समझौते और इस सहयोग के बड़े असर दिखाई देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client.
मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि भारत और फिलीपींस के संबंधों को अब रणनीतिक साझेदारी के तौर पर, और ये दोनों ही देश अब रणनीतिक साझेदार हो गए हैं। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और किस तरह से दोनों देशों के संबंध अब 75वीं वर्षगांठ के साथ आगे बढ़ेंगे, इस पर और बात करने के लिए संजय भारद्वाज, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से प्रोफेसर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संजय, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही, जहां एक तरफ 9 ऐसे क्षेत्र है जहां समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ है, उन क्षेत्रों पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले भारत और फिलीपींस के 75 वर्ष के संबंधों को अब रणनीतिक साझेदार के तौर पर दोनों देशों ने स्वीकारा है और अब यहां से अब यात्रा आगे बढ़ेगी एक ऐसे दौर में जब कई जियोपॉलिटिकल एक तरह से चुनौतियां बढ़ी हैं। आप इन संबंधों के रणनीतिक साझेदार होने के बाद किस तरह से दोनों के रिश्तों को देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, हेड ऑफ द स्टेट्स ने जो स्टेटमेंट दिए, तो निश्चित रूप से दोनों देशों के संबंधों को एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखा गया है कि कैसे बदलते हुए राजनीति, ट्रेड, इकोनॉमी और अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य बदल रहा है, उसमें दोनों देश कैसे अपने एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। बात कही गई कि जो एक सिविलाइजेशनल एफिनिटीज रही है भारत और फिलीपींस के बीच में, उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जाए और जो जितने भी विषय एक्सचेंज के माध्यम से, MOU के माध्यम से या जो SOP के माध्यम से लिए गए हैं, वो सब फ्यूचरिस्टिक है कि हम कैसे अपने संबंधों को स्ट्रेंथन किए जाएं। इसमें 3 महत्वपूर्ण जो पक्ष रखे गए कि एक तो जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें कैसे हम उसके माध्यम से कैसे फिलीपींस के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डिफेंस पार्टनरशिप डेवलप की जाए। दूसरा जो भारत का विजन महासागर है, जिसमें म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट अक्रॉस द रीजन, उसमें कैसे हम एक दूसरे के साथ में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी, सी लेन कम्युनिकेशन, बहुत सारे जो विषय रखे गए, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज रखे गए, उनको बहुत गंभीरता से लिया गया। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो आता है, मुझे लगता है दोनों देशों की नज़दीक आने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो उभरती हुई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उन्होंने खासकर ये बात को रेफरेंस किया कि अब एशिया पैसिफिक नहीं, अब ये इंडो पैसिफिक हो गया और इससे हम भारत के और नज़दीक आ गए। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ये बात कही गई और उसमें एक बात उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कही कि हम चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन हो वो फ्री, ओपन हो और इंक्लूसिव हो। जो इंक्लूसिविटी की जो बात करता है, भारत कहता है कि भारत कहता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चाहे उसमें साइंस टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, या आप एनर्जी सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इन सब विषयों को कॉम्प्रिहेंसिवली हमको आगे बढ़ाना चाहिए, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही एक मार्गदर्शन है जिसके आधार पर दोनों देश अब न केवल इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से अपने आप को देख रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही, जो इनिशिएट किया, वो निश्चित रूप से जो स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है और उसको और मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों देश एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे और जो एक नेचुरल एक पार्टनरशिप, एक लीडरशिप जो इमर्ज हुई है, उसमें दोनों देश अपने आप को जो उभरते हुआ परिदृश्य है उसमें ठीक से प्लेस कर पाएंगे। जी प्रोफेसर संजय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जब भारत फिलीपींस को अपना रणनीतिक साझेदार बता रहा है, तो क्या जियोपॉलिटिकल चुनौतियां इतनी बड़ी दिखाई देती हैं कि इस संबंध को अब रणनीतिक साझेदार के तौर पर तब्दील करने की जरूरत आ गई? और जो नए क्षेत्र है, क्या आप ये मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सॉवरेन डेटा क्लाउड में भी सहयोग की सहमति हुई है आने वाले समय में, तो कई ऐसे नए क्षेत्र भी जुड़े हैं दोनों देशों के सहयोग को लेकर। रक्षा सुरक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है फिलीपींस के साथ भारत का।
देखिए, अगर आप जो फिलीपींस के राष्ट्रपति का भाषण उद्बोधन सुनते हैं जो मार्कोस ने कहा, तो खासकर उन्होंने 2-3 बातें कही और भारत के संदर्भ में की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को ध्यान में रखते हुए कि देखिए भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है और जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी निर्णय आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, नियम है, उनमें भारत विश्वास करता है। तो उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ने जो लॉ ऑफ सीज हैं उसमें जो साउथ चाइना सी के बारे में जो एक वर्डिक्ट आया उसका वेलकम करते हैं। तो यानी कि जो उभरता हुआ परिदृश्य है, खासकर जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में जो एक दखल अंदाजी बढ़ रही है, जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच देशों ने चाइना ने क्रिएट कर लिया है और उसमें खासकर जो चाइना का मिडिल किंगडम थ्योरी है उसमें फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज को एक तरीके से उसके सबऑर्डिनेट के रूप में जो चीन देखता है, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत के साथ में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, यानी कि भारत को एक अल्टरनेटिव पार्टनर और के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हो या इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। और देखिए मोटी बात ये कि किस लेवल पे, अपेक्स लेवल पे विजिट हो रही है कि भारत के मंत्री नियमित रूप से चाहे डिफेंस मिनिस्टर हैं या साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन आईटीज हैं, सब विजिट किए फिलीपींस और फिलीपींस के भी अपेक्स लेवल पे नियमित रूप से विजिट हुई और जो जिस तरीके के वार्मली जो बात बोला, कई विषय जिसमें खासकर 2 विषय की मैं बात कहूंगा। एक तो उन्होंने जो टेररिज्म की पहलगाम के विषय को लिया कि पहलगाम और टेररिज्म को जो कंडेम किया और साथ ही साथ जो दूसरा विषय उठाया कि भारतीय नौसेना ने जो हूती का अटैक हुआ था फिलीपींस के जहाज पर, उसमें कैसे सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली, एक्टिवली भारत ने उनको डिफेंड किया, उनको हूती रेबल्स से वहां छुड़ाया। तो ये जो एक मैरीटाइम जो कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी है, वो ना केवल साउथ चाइना सी में, वो इंडियन ओशियन और बियॉन्ड इंडियन ओशियन, वो भारत और फिलीपींस को नजदीक लाता है और जो बढ़ती हुई जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो हमने आसियान के तहत एक प्रोफेसर संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति मार्कोस की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक होने जा रही है। 75वीं वर्षगांठ दोनों ही देशों के राजनयिक संबंधों की है। साथ ही राष्ट्रपति मार्कोस ने भी इस मौके पर 2 बार डेलीगेशन लेवल टॉक्स में भी, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी उन्होंने एक बार फिर याद किया अपने पिताजी की पहली यात्रा, यानी कि सीनियर मार्कोस जब 60 के दशक में उन्होंने यात्रा की थी। और अपने संबोधन में भी उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए भारत के साथ अपने संबंधों को सभ्यतागत, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट के साथ जोड़ते हुए 75वीं वर्षगांठ से कई हजार वर्षों पुरानी प्राचीन संबंधों को दोनों ही नेताओं ने इस मोर्चे पर याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय इस पूरी चर्चा के लिए भारत और फिलीपींस के संबंधों को लेकर। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के